अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज हम हैं स्वीडन में, स्वीडन के भी कैपिटल स्टॉकहोम में, और अब हम ड्राइव कर रहे हैं बर्फीले पहाड़ों में। पहाड़ तो नहीं है खैर यहाँ पे, लेकिन रोड्स ऐसे हैं कि पहाड़ों से कम नहीं है। ये व्यू चेक करें ज़रा आप। इस साल स्टॉकहोम में रैकेट स्नो हुई है, जिसमें 4-4 फुट तक जो है बर्फ़ पड़ी है रोड्स के ऊपर। गाड़ियाँ जैम हुई नहीं हैं, गाड़ियाँ स्ट्रगल कर रही हैं रोड्स पे आने के लिए, और स्लिपरी ट्रैक्स हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने सॉल्ट जो है रोड के ऊपर फैला दिया है ताकि गाड़ी स्मूथली ड्राइव करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कदीर है और मैं अपने दोस्त समी के पास आया हूँ स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम को एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं स्टावांगर से आया हूँ और हमारे दोस्त प्यारे सैयद आकिब अली डेनमार्क से आए हैं, कोपनहेगन से। और स्टॉकहोम जो है वो बड़ा फेमस है। तो अभी हम आए हैं मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया में। बहुत बड़ा मॉल है ये, हमारे साथ कदीर मौजूद है। हेलो गाइस। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, खाने की शॉप्स हैं, और ये स्टॉकहोम की पहचान है। यहाँ पे जब टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे शॉपिंग करने लाजमी आते हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी एक्सप्लोर करके देखते हैं यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने पहले नहीं देखी। तो गाइस आए, अब आपको गाड़ी की सफाई करते हैं, बर्फ़ कैसे उतारते हैं गाड़ी से। आए जरा, आप बर्फीले इलाकों में गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के टायर के ऊपर वाली टायर पे बर्फ़ जम जाती है। ये देखें, फाइनली जो है वो कुछ ब्रेक के बाद दोबारा से जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है स्वीडन में। और इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी हल्के हल्के शावर्स हैं। और हम खड़े हैं जी वाइकिंग लाइन के ऑफिस के बाहर। इतने ज़्यादा कैबिन्स हैं, मेरा ख्याल है इस पे पता नहीं, मैं काउंट करके बता सकता हूँ कितने कैबिन्स हैं, बट एक ये हमारा छोटा सा कैबिन है। ये तो कदीर भाई यार ये ओपन करो ना, ये क्या है, बंकर बेड्स है जी सर, ये बंकर बेड। ये शावर लगा हुआ है, अगर आपने डायरेक्टली शावर लेना हो तो आप इस कैबिन में भी ले सकते हैं। डायरेक्टली लेना। और ये टीवी भी है एक छोटा यार। ये टीवी ऑन करेंगे ना तो डायरेक्ट उसके साइड्स पे जो कैमरास लगे हुए हैं ना वो आपको व्यू देंगे। कदीर भाई ये जरा बॉक्स खोलना, जरा ये वॉशरूम चेक कर लें। जी जी आप। ये थोड़ा सा इसका स्टाइल थोड़ा सा पिंक कलर का है, कोई बारबी स्टाइल है इसका, लेकिन इट्स वेरी नाइस। इसकी अच्छा शिप का नाम गैब्रियल है ना, इसलिए मेरा ख्याल है उसका नाम के हिसाब से उसकी डिज़ाइनिंग है। ये लें जी, एक बंकर बेड ओपन हो गया, एक ये ओपन है, एक ये नीचे है। टोटल 4 लोगों के लिए 4 है ना यार। ये सोफा है ना, बट लोग सो सकते हैं इसके ऊपर, मतलब ये 4 क्योंकि ये 4 लोगों के लिए, क्योंकि अपार्टमेंट 4 लोगों के लिए। फ़ोन उठा लो यार कदीर भाई अपना। कदीर और समी, तुम लोग मुझे सिक्योरिटी गार्ड क्यों लग रहे हो? सो ये गैब्रिएला शिप के अंदर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके टाइम टेबल मेंशन है। पियानो का कोई इवेंट है, वाइकिंग्स, किड्स कार्टून, किड्स एक्शन। कदीर भाई पिक्चर एक ले लो ताकि हम इसको सेव कर लें।
फाइनली सुबह 7:35 हो गए हैं और गेट ओपन हो गया और हम फाइनली टुर्को में लैंड कर चुके हैं और लेट्स एक्सप्लोर द सिटी। फाइनली टुर्को का जो है दिन स्टार्ट हो गया। आज 12 जनवरी है। काफ़ी ज़्यादा ठंड है इधर, बर्फ़ कम है लेकिन हवा में कोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा। अभी हम सिटी स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं और आस्ता आस्ता रोशनी इंक्रीज़ हो रही है दिन की, तो आए मिल के हम एक्सप्लोर करते हैं टुर्को को। अभी हम आए हैं स्वीडन के एक मेन स्पॉट पे जिसका नाम है गामला स्थान। गामला स्थान का मतलब है ओल्ड टाउन स्टॉकहोम का, और यहाँ पे हल्की हल्की स्नो हो रही है। इतनी ज़्यादा ठंड फील नहीं हो रही जितनी पहले कुछ दिनों में थी। हवा का बहाव थोड़ा सा कम है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नोबल प्राइज़ म्यूज़ियम है, और अभी हम बिल्कुल सेंटर में हैं। हमारे राइट लेफ़्ट पे स्ट्रीट्स बनी हुई हैं जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आए आपको भी साथ एक्सप्लोर करवाते हैं कि बर्फ़ वाले मौसम में हल्की हल्की स्नो में स्टॉकहोम आपको कैसा नज़र आएगा। ये जो 3 बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं पेल कलर में, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, ये इसका सबसे फेमस पॉइंट है। यहाँ पे आके लोग पिक्चर्स खिंचवाते हैं और इसके आपको सोवेनियर्स शॉप से मिल जाते हैं। तो ये एक सबसे मेन पॉइंट है। ये थोड़ी सी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, देखें ये ऊपर जो है ये मेंटेनेंस वर्कर जो है बर्फ़ उतार रहा है। ये म्यूज़ियम बिल्डिंग है नोबल प्राइज़ की, और ऊपर से ये बर्फ़ उतर रही है और नीचे कार के ऊपर गिर रही है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कैफ़ेज़ और विंडो शॉपिंग के लिए शॉप्स मिल जाती हैं। और जिस तरह डेनमार्क में ह्यूगे कल्चर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें आप कूजी सा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो और फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ थोड़ा सा रिलैक्स करते हो, चिल करते हो, उसको कहते हैं ह्यूगे डेनमार्क में। लेकिन तकरीबन उसी सेम कल्चर को इधर स्वीडन में फ़ीका कहते हैं। फ़ीका ये है जी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ीका कर रहे हो, मीनिंग कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हो, कूजी से इन्वायरमेंट में बैठ के आप गपशप कर रहे हो।
स्तान की स्ट्रीट से होते हुए एंटर हो रहे हैं दी पैलेस। और काफ़ी खूबसूरत जगह। लेफ़्ट साइड पे आई थिंक सो म्यूज़ियम है और ये सामने पैलेस की एंट्रेंस है। टूरिस्ट इसे एंजॉय कर रहे हैं। ये सामने पैलेस आ गया। इस पैलेस का आपको फ्रंट व्यू भी दिखाएंगे, फ्रंट साइड से पैलेस कैसा नज़र आएगा और स्नो में कैसी फीलिंग आएगी। तो अब हम उस डायरेक्शन में चलते हैं। लेट्स गो। ये जो एंट्रेंस है ये वही एंट्रेंस है जो सीधा कैसल की तरफ लेके जाती है और इसी रोड के ऊपर स्ट्रेट अगर आप जाएं तो गामला स्थान की आप जो फेमस स्ट्रीट है उधर आप निकलते हैं। और जैसे ही मैं इस ब्रिज के ऊपर आया मैंने राइट साइड पे देखा तो मुझे इतना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। और देखें आप ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं, पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी है, हाईवे ब्रिज भी है, यहाँ पर डिफरेंट ब्रिजेस हैं। और अभी थोड़ी सी रिसर्च करने में पता चला कि स्टॉकहोम जो है वो ऑलमोस्ट 14 मेन आइलैंड्स के ऊपर जो है वो वाक़या है। और आप देखें ना ये दोनों जगहें जो हैं वो सेपरेटेड हैं आइलैंड से। ये भी एक आइलैंड है, राइट और लेफ़्ट पे दो डिफरेंट आइलैंड्स हैं, इनको कनेक्ट किया हुआ है ब्रिज से। और ये जो बोलेवर्ड चल रहा है, वॉकिंग बोलेवर्ड, ये आपको कनेक्ट करता है स्ट्रेट जो यहाँ की फेमस स्ट्रीट है, शॉपिंग स्ट्रीट। उधर अगर आप इधर काफ़ी चलते रहें आपको राइट लेफ़्ट पे डिफरेंट ब्रांड नज़र आएंगे। और जनरली देखा जाए तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स होते हैं वहाँ पे एक मेन शॉपिंग स्ट्रीट होती है फेमस। ओस्लो में भी है जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, कोपनहेगन में भी है, वहाँ पे स्ट्रॉ में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। और अब स्टॉकहोम में भी हमें नज़र आ गई है ये शॉपिंग स्ट्रीट। और इस लोकेशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप पैलेस वाली जो एंट्रेंस है वहाँ से एग्ज़िट करके तो क्रीम कलर का वो घर नज़र आ रहा है मिड में, इसके सामने 2 पुलिस कार्स जो हैं वो पेट्रोल कर रही हैं। ये सबसे आइकॉनिक हाउस है जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अलॉट है और वो यहाँ पे आके रहते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का हाउस है, ये इसकी स्पेशल बात है। और यहाँ पे ये देखें आप पुलिस कार जो हैं वो आगे पीछे इसका ध्यान रख रही है। और ये ब्रिज है सामने। ये सेंट क्लारा पीटर्स चर्च से अब हम टूवर्ड्स आ गए मेन रोड पे। ट्रैम्स हैं यहाँ पे, बसेस हैं और ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है एल्हम्स। और अब हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ी सी स्नो जो है वो कम हो गई है पहले से। और क्रिसमस की डेकोरेशन अभी भी यहाँ पे रोड्स के ऊपर लगी हुई है। और वर्किंग डे है, लोग अपने कामों में बिजी हैं इसलिए कम ट्रैफिक आपको नज़र आ रही है लोगों की। ये स्टॉकहोम में सबसे जो मास्टर आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो है जी इसके अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस और टनल्स, जहाँ पे आपको सेक्शन बाय सेक्शन इसके डिफरेंट एरियाज़ तक लेके जाती हैं, डिफरेंट मेट्रोज और डिफरेंट ट्रेन्स। तो अभी हम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम लेवल 1 पे हैं। ये जी हमने लेवल 2 से नीचे का स्टेयरकेस लिया और अब हम लग जाएंगे लेवल 3 पे। हम स्टॉकहोम सिटी का जो मेट्रो स्टेशन है अंडरग्राउंड, हम उस सिस्टम के सामने खड़े हुए हैं। अब इसके आप लेवल देखें, टेक्नोलॉजी का आप देखें स्ट्रक्चर क्या है।
अभी हम इसके ऊपर खड़े हुए हैं, मतलब अभी हम नीचे हैं, मिड में है कहीं पे, लेकिन इसका स्टार्ट होता है जी मेन रोड के ऊपर, जो ओवरऑल ग्राउंड है उसके ऊपर। यहाँ से हम पहली एलिवेटर लेते हैं, लेवल 1 पे पहुँचते हैं। लेवल 1 से एक और स्टेयरकेस लेते हैं, लेवल 2 पे पहुँचते हैं। लेवल 2 से लेवल 3, लेवल 4, लेवल 4 से लेवल 5, यहाँ से फिर एस्केलेटर लेते हैं लेवल 6, और अभी हम लेवल 3 पे हैं। 3 से 4, 4 से 6 और 6 से ये 7 लेवल। तो ये सारा जो है एलिवेटर से और स्टेयरकेस से ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो अंडरग्राउंड कनेक्टेड है लेवल बाय लेवल, जो कि सिटी सेंटर से आपको डिफरेंट लोकेशंस पे लेके जाता है। मेट्रो, ट्रेन्स, बसेस, अंडरग्राउंड हर चीज़ का सिस्टम है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वर्थ विजिटिंग है। इतनी अंडरग्राउंड कम्प्लेक्सिटी सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक नॉर्मल टूरिस्ट को ये आता है कि वो गूगल मैप्स नहीं यूज़ कर सकता। उसको फिर रोड्स और जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके नेम्स याद करने पड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। अभी हम 4th फ्लोर पे हैं, नीचे यानी बेसमेंट के 4th लेवल पे हैं, और अभी आइडिया नहीं हो रहा किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि नीचे एक पूरी दुनिया बसती है, पूरा एक शहर बसता है जहाँ पे आपको ग्रोसरी स्टोर्स मिल रहे हैं, वॉशरूम और सर्विसेज मिल रही हैं डिफरेंट किस्म की। तो आपके लिए कंफ्यूज हो जाता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना, और गूगल मैप्स भी काम नहीं करते। तो आपको साइन बोर्ड्स देख के और डिफरेंट जगहों पे पोस्टर्स और बैनर्स देख के आइडिया लगाना पड़ता है कि आप किस लोकेशन पर खड़े हैं। ये एक ऐसा एस्केलेटर है जिसमें हम 2 लेवल्स एक साथ पार कर रहे हैं, और एक एस्केलेटर पे मैं तो यार लिटरली कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही किधर जाने। ये समी भाई ना होते हम तो कंफ्यूज हो जाते। समी भाई मेरे साथ लीड कर रहे हैं और बगैर गूगल मैप्स पे और बगैर कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रास्ते हमें ऐसे गिनवा रहे हैं जैसे यहीं पे वो पले पड़े। और ये एग्जॉस्ट फैन इतने बड़े बड़े हैं, ऐसा लग रहा है कोई किसी जेट प्लेन के जो हैं वो इंजन हैं। ये देखिए, अभी हम स्टॉकहोम जो ट्रेन स्टेशन है सेंट्रल, उसके बिल्कुल मिड में खड़े हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने डिपार्चर, अराइवल्स और बसेस, ट्रेन्स के सारे जो हैं गेट्स जो हैं वो सामने मौजूद हैं। यहाँ से एंट्रेंस है राइट साइड से, एक एंट्रेंस यहाँ से राइट साइड से, और एक बिल्कुल मेरे सामने है एंट्रेंस। और अभी हम उसके बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर पैसेंजर्स आ रहे हैं, हर डायरेक्शन से लोग एंटर हो रहे हैं, और आगे वो चेक करते हैं कि कहाँ से अपने बसेस लेनी है, ट्रेन्स लेनी है। इंटरसिटी एक्स्ट्रा जो है वो भी बसेस हैं, इंटरसिटी ट्रेन्स भी हैं, और सिटी से बाहर जाने वाली भी स्पेशल ट्रेन्स हैं। ये वही 7th फ्लोर मल्टी लेवल ट्रेन ट्रैक है जो आपको डिफरेंट लोकेशंस पे लेके जाता है। कुछ ट्रेन्स के स्टॉप्स छोटे छोटे होते हैं, उनका ज़्यादा टाइम लगता है अगर आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। कुछ ट्रेन्स हैं उनके स्टॉप्स लंबे लंबे हैं, और अगर आपने सिटी से बाहर जाना है तो वो ट्रेन्स रिकमेंडेड होती हैं जो आपने लेनी है। तो ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। और वो जो आप सेंट्रल में एक क्लॉक देख रहे हैं, ये स्टॉकहोम सिटी की पहचान है। ये क्लॉक आपको हर ट्रेन स्टेशन के जो है वो स्टॉप पे नज़र आएगी, और इसका डिज़ाइन सेम है, और ये स्टॉकहोम की एक पहचान है। कदीर भाई मेरे साथ हैं। कदीर भाई, बस ये हमारे कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं स्टॉकहोम में, तो हम सोच अल्लाह रहे थे माफ़ करे यार, आखिरी दिन की क्या बात कर रहे हो यार। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला और इंक्रीज़ करे। मतलब इस ट्रिप के लम्हात चल रहे हैं कुछ आखिरी हम लम्हात। सोच रहे थे कि हम जो है वो थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें। आ जाएं आसिफ भाई, चल पड़े, जहाँ पे राह वहाँ पे आ। आप व्यूवर्स को वो वाली साइड भी दिखा सकते हैं। वैसे
देखिए ये देखिए हमें बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लग रही है, फ्रंट एलिवेशन का बहुत प्यारा है। और पता चला है जी ये डिप्लोमेट्स का होटल है यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के, जिसमें यूएसए है, इंग्लैंड है और स्वीडिश डिप्लोमेट्स यहाँ पे आके स्टे करते हैं। और इसके ये मेन बुलेवार्ड पे वाक़ है। इसके लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको पूरे फेरीज़ के स्टेशन नज़र आते हैं। यहाँ पे फेरीज़ के गेट्स हैं और डिफरेंट फेरीज़ डिफरेंट इंटर सिटी भी कनेक्ट करती हैं और आउटर सिटी अगर आपने जाना है डिफरेंट कंट्रीज़ में तो ये यहाँ से आप पोर्ट से ले सकते हैं फेरीज़। मेरे राइट साइड पे जो लेक है वो हाफ फ्रोज़न लेक है, पार्शली फ्रोज़न लेक है। लेफ़्ट साइड पे जो लेक का कंटिन्यूएशन है वो सारा फ्रोज़न है। और इस ब्रिज के ऊपर से ट्रैम भी गुजर रही है, बसेस भी गुजर रही है और साथ साथ जिस तरह रोड पे देख सकते हैं बर्फ़ के अंबार लगे हैं। तो तीन भाई साथ हैं और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स एक छोटा सा आइलैंड है। उस आइलैंड पे 3 डिफरेंट म्यूज़ियम्स हैं, वासा म्यूज़ियम, नॉर्डिक्स म्यूज़ियम और आबा म्यूज़ियम। आबा म्यूज़ियम बेसिकली म्यूज़िक लवर्स के लिए वो जो एक बहुत मशहूर स्वीडन में जो बैंड है उनका म्यूज़ियम है। बट हम मोस्ट लाइकली यहाँ नॉर्डिक में जाएंगे या वासा में जाएंगे, जहाँ पे कभी चाहेंगे। आकिब जो है वो आबा का बहुत बड़ा फ़ैन है, बट मैंने आकिब को कहा कि हम वासा म्यूज़ियम जाते हैं और शिप्स देखते हैं, जो कि क्योंकि इनकी जो नॉर्डिक्स की हिस्ट्री है वो मोस्टली फ़िशिंग और शिपिंग और इस तरह की चीज़ों के बारे में है। सो हम आ गए हैं जी वासा म्यूज़ियम, वासा कोर्ड, वाइकिंग्स म्यूज़ियम। तो मोस्ट लाइकली हमें यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स नज़र आएंगे और एक बड़ा शिप हमारी बिल्कुल आंखों के सामने है। In January 1625, the king signed a contract with 2 Dutch businessmen, Henrik Hubertsson and Arend de Groot. Henrik Hubertsson was an experienced shipmaker for over 20 years, and Arend de Groot was a businessman with contacts all over Northern Europe. So he's supposed to travel around and find the material needed. तो जी ये है वासा म्यूज़ियम। वासा बेसिकली एक शिप का नाम था जो आज से तकरीबन 400 साल पहले बनाया गया था। और ये वॉर शिप के नाम से एक किंग था स्टॉकहोम का, उसने 400 साल पहले एक एक्सपीरियंस्ड शिप मेकर को एक ऑर्डर दिया था कि मुझे एक ऐसा शिप चाहिए जिसको मैं इंट्रोड्यूस करवा सकूं एज ए वॉर शिप। और उसमें मुझे कैनन्स के लिए स्पेशल 2 डेक्स चाहिए ऊपर नीचे, ताकि ये शिप वो पोलैंड में लेके जाके उधर के जो लोग थे जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी उधर के लोगों को वो डराना चाहता था। तो उस स्वीडिश जो किंग था उसने ये ऑर्डर देने के बाद बहुत ज़्यादा जल्दी की, क्योंकि वो जल्दी चाहता था कि वो जल्दी शिप बने और वो लेके जाए, इसको सेल करवाएं और सेल करवा के वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं और वहाँ पे लोगों को डराएं और वहाँ की हुकूमत को वो अपने ओवरटेक कर लें। तो इस शिप की जब स्टार्टिंग की गई तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने, पूरे गांव ने साथ दिया, लोगों ने मिलके इस शिप में अपना हिस्सा डाला। और फिर शिप को जब इन्होंने फाइनली लॉन्च किया तो विद इन 25 मिनट्स, 25 से 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर शिप जो था वो लेफ़्ट साइड पे टिल्ट होना स्टार्ट हुआ और उसी टाइम पे ये शिप पानी के नीचे चला गया। शिप जो था मुकम्मल सिंक नहीं हुआ, मुकम्मल पानी में नहीं डूबा, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो किसी हद तक पानी के ऊपर नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से बादशाह को ये लगा कि अब ये बात बहुत ज़्यादा आगे फैलेगी और उसकी बदनामी का सबब बनेगी। तो फिर बादशाह ने ऑर्डर दिया कि ये शिप जो डूब चुका है मेरे लिए और नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसने उस शिप के ऊपर वाले हिस्से को काटने का ऑर्डर दिया। उसके ऊपर वाला हिस्सा फिर उन्होंने काट के ख़त्म कर दिया और फिर तब से लेके तकरीबन 333 साल तक
ये शिप पानी के नीचे ही रहा, सी बेड के ऊपर तक इसकी कुछ हद तक चीज़ें थीं, लेकिन बिल्कुल फ्रंट से नज़र नहीं आता था। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसके बारे में भूलना स्टार्ट हो गया, लोग भूलने लग गए, लोगों को आइडिया नहीं रहा कि यहाँ पे एक शिप डूबा हुआ है। फिर तकरीबन 100 साल पहले 1956 तकरीबन 100 साल पहले कुछ जो थे वो जो स्पेशलिस्ट थे स्वीडन में, उन्होंने स्टोरीज़ फॉलो की, लोगों की बातों पे यकीन करना स्टार्ट किया और फिर वो डाइव करके उसी लोकेशन पे गए नीचे और उन्होंने इस शिप को देखा उसी हालत में। और इस शिप की में वुडन वर्म नहीं पड़ा, क्योंकि अब जो है बाल्टिक सी उसमें वुडन वर्म की इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं है किसमें, जिसकी वजह से इसकी जो लकड़ थी वो महफूज रही और इसमें कीड़ा नहीं पड़ा। तो उसने इस शिप को उसने इस शिप के बारे में रिक्वेस्ट की कि इस शिप को जो है प्रिजर्व किया जाए। और प्रिजर्व करने की उसकी एक मेन रीज़न ये थी क्योंकि इसमें वुड वर्म नहीं पड़ा था, तो इसकी बाकियात जो थे वो काफ़ी हद तक असल हालत में महफूज थे। तो उसने इसकी रिक्वेस्ट की बाकी किंग्स को कि जो है वो इस वॉर का जो एक आर्टिफैक्ट है इसको इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व करें। तो फिर इस म्यूज़ियम की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ और इसकी तीनों दीवारें बन गई और उसकी जो पीछे वाली दीवार थी उसको ओपन रखा गया ताकि इस शिप को वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आया जाए। जो स्पेशलिटी थी इस वॉरहेड की, इसकी उस टाइम की ये सबसे बड़ी वॉरशिप थी, ठीक है। और इसमें तकरीबन 75-76 के करीब कैनन्स इंस्टॉल थे डबल टैक्स की सूरत में, ठीक है। और ये वाहिद शिप थी सबसे बड़ी वॉरहेड जो उस टाइम पे आधे घंटे के अंदर अंदर इसकी कहानी ख़त्म हो गई। और तकरीबन 30 के करीब लोग ज़मीन में इस शिप के साथ शिप पानी में डूबी उस टाइम पे इस शिप के ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन 80 के करीब लोग जो थे वो सवार थे और तकरीबन 33 के करीब जो लोग थे वो इस शिप के साथ ही पानी की गहराइयों में डूब गए। बाकी लोगों ने अपनी जान बचा ली और 33 में से भी तकरीबन 18 लोगों के जो थे बोन्स और स्केलेटन्स जो थे वो इस म्यूज़ियम में उन्होंने एक साइड पे रखे हुए हैं और अभी तक प्रिजर्व्ड हैं। उन लोगों के नेम्स, उन लोगों की अपीयरेंसेस, वो कैसे दिखते थे, उनके लेटर्स और उनके क्या ड्रीम्स थे, वो सारे उन्होंने इस म्यूज़ियम में लाके प्रिजर्व रखे हैं। तो वासा की इस शिप से हमें क्या सबक मिलता है? एक मेन सबक ये मिलता है कि बड़े जो काम होते हैं उनमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। बड़े काम टाइम लेते हैं और टाइम लेने वाले कामों को टाइम देना चाहिए। वक्त से पहले चीज़ें करने से, जल्दबाजी करने से बड़े बड़े बादशाहों को भी नुकसान का करना पड़ जाता है अजाला। तो ये एक उस उम्दा मिसालों में से एक मिसाल है जो हम सबको अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए। बड़े कामों में टाइम लगता है और आदमी ओवर द नाइट सक्सेस हासिल नहीं करता। एक उम्दा मिसाल आपके सामने।